हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लेट्स क्रैक यूपी एग्ज़ाम में। कल बीईओ का एग्ज़ाम हुआ था जिसमें लाखों छात्र बैठे थे। सबने बहुत अच्छा पेपर किया है और आज हम उस चीज़ का सलूशन ढूंढेंगे। मेरे पास सभी प्रश्नों के सलूशन हैं, हम उसको बारी बारी से देखेंगे। लेकिन अपने इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले आप सभी का इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पे स्वागत है। मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहूँगा। मैं प्रशांत तिवारी। आई लव रीडिंग एंड शेयरिंग नॉलेज विद अदर्स फॉर यूपीएससी। इट्स प्लेजर फॉर मी टू लर्न थिंग्स इन न्यू वे। इसके अलावा मैंने आईबीपीएस सीजीएल का एग्ज़ाम में क्वालिफाई किया है। ये कुछ हमारे टॉप एजुकेटर हैं जो हमेशा उपलब्ध रहते हैं आपकी क्वेरीज़ का आंसर देने के लिए। इसके अलावा हमारे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के द्वारा कुछ कोर्सेज उपलब्ध कराए जाते हैं जिनकी लिस्ट आपके सामने दी हुई है। इसके अलावा हमारे प्लेटफॉर्म के द्वारा यूपीपीसीएस और यूपीएससी के मॉक टेस्ट भी करवाए जाते हैं। आपको इन सभी चीज़ों का लाभ लेने के लिए हमारे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म को अपने मोबाइल पे इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल करने के लिए जैसा कि आपको आइकन दिख रहा है, अभी इसको लाखों लोगों ने अपने मोबाइल में इंस्टॉल किया भी है। वैसे तो जो फीस है वो साल भर की 7,000 रुपये है, लेकिन अगर आप मेरा प्रोमो कोड जो कि प्रशांत1 है, अगर आप उसे यूज़ करते हैं तो आपको मात्र 6,300 रुपये ही देना पड़ेगा। इसके अलावा जो 24 महीने की फ़ीस है वो 9,100 रुपये है, लेकिन अगर आप मेरा प्रोमो कोड जो कि प्रशांत1 है, अगर आप उसे यूज़ करते हैं तो मेरे द्वारा उपलब्ध कराए गए सभी लाभ आपको प्राप्त होंगे और आपको 10% डिस्काउंट होने के बाद मात्र 8,190 रुपये ही देना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बीईओ का एग्ज़ाम जो कि 16 अगस्त 2020 को हुआ था, बिल्कुल सटीक उत्तरों के साथ अपना हल शुरू करते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है इसमें आया था कि दो रेलगाड़ियां, ये मैं सेट ए सॉल्व कर रहा हूं कि सेट ए का पहला जो प्रश्न है कि दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में 90 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से और दूसरी जो है वो 70 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चल रही हैं, एक ही दिशा में चल रही हैं। तेज चलने वाली रेलगाड़ी ने धीमे चलने वाली रेलगाड़ी में खड़े किसी व्यक्ति को 18 सेकंड में पार किया तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। ठीक है, इस प्रश्न को देखिए हम कुछ इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। मान लीजिए ये ट्रेन है और यहाँ पे एक आदमी खड़ा है। इस ट्रेन को एक दूसरी ट्रेन पार कर रही है जिसकी स्पीड 90 है और इसकी 70 है। ठीक है, तो इस प्रकार से ट्रेन जा रही है, लेकिन इसकी स्पीड जो है वो 90 किलोमीटर पर आवर है और इसकी 70 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, 70 किलोमीटर पर आवर है। अब जो इसमें हमको दिया गया हुआ है कि 18 सेकंड उसको लगते हैं पार होने में। 18 सेकंड उसको लगते हैं। ठीक है, ये था जो पहले इसमें जानकारी दी हुई थी, इतना दिया हुआ था। तो इसको हम एक्चुअली हमें डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, जो हमें निकालना है दूरी बराबर चाल गुणे समय हो जाता है। जो उनकी परिणामी चाल आ जाएगी वो 20 आ जाएगी, 20 किलोमीटर पर आवर, और समय जो हो जाएगा इसका वो 18 सेकंड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो 20 है ये किलोमीटर पर आवर में है, तो इसमें इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 3600 से डिवीज़न करना पड़ेगा, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 100 मीटर आंसर आ जाएगा। यहाँ पे इसको जैसा कि सॉल्व करेंगे 0 से 0 कट जाएगा, 2 0 यहाँ से कटेंगे, 18 दूनी 36, 2 और यहाँ पे 10। ठीक है, इस प्रकार से 100 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा इसका। जो दूसरा हमारा प्रश्न है कि किसी वस्तु को बिक्री मूल्य के 3/4 पर बेचने पर विक्रेता को 10% की हानि हुई यदि उसे
बिक्री मूल्य पर बेचा जाता तो लाभ हानि का प्रतिशत कितना होता। तो चलिए इस प्रश्न को जरा एक बार हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। मान लीजिए कि उसने 100 रुपये में इसको खरीदा था। 100 रुपये में मान लो उसने खरीदा था और 10% जो उसकी डिस्काउंट के बाद उसे वह 90 रुपये में बेच देता है। ठीक है, 100 रुपये यहाँ उसकी कॉस्ट प्राइस थी और ये जो 90 रुपये है 3/4 वो कह रहा है ना कि 3/4 मूल्य पर बेचने पर 10% की हानि होती है। तो मान लिया 100 रुपये की पेन थी और उसने 90 रुपये में बेचा तो 10% की हानि होती है। तो इस प्रकार से 10% की हानि हुई, हमने ये मान लिया है। तो हमारी जो सेलिंग प्राइस है वो अब कितनी होगी, वह कह रहा है कि जो ये मतलब जो सेलिंग प्राइस हमारी एक्चुअल सेलिंग प्राइस है वह 3/4 बराबर 90 रुपये के है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 120। तो यहाँ पे जो एक्चुअल थी वो 120 रुपये में है लेकिन वो बेच रहा है 90 रुपये में। तो इस प्रकार से अगर हम देखेंगे कि अब वो पूछता है कि अगर वो उसे 120 रुपये में ही बेचता है तब कितना उसके लाभ या हानि होगा। तो यहाँ देखिए 100 रुपये की चीज़ है, 120 रुपये में बेचेगा तो उसे 20 रुपये का लाभ हो जाएगा। तो इस प्रकार से 20 रुपये हमारा आंसर आ जाएगा। अब यह एक प्रश्न है कि यदि मूलधन 5% वार्षिक की दर पर दूसरे वर्ष में 420 चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है तो मूलधन कितना होगा। ठीक है, इस प्रश्न को भी देखिए हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए मान लीजिए क्योंकि इसमें जो ब्याज दिया हुआ है वो 5% दिया हुआ है, 5% दिया हुआ है। तो 5% को जब हम बटे में बदलेंगे तो ये आ जाता है 1/20, 1/20 से आ जाता है। ठीक है, तो हम ऐसा कोई लेंगे जो 20 से कट जाता है। तो मान लीजिए 160 रुपये हमने ले लिया, मान लीजिए 160 रुपये हमने ले लिया। ठीक है, मतलब 160 रुपये मूलधन था ये हमने मान लिया। ठीक है, अब चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। तो पहले साल का जो ब्याज आ जाएगा वह कितना आ जाएगा 20% के हिसाब से। इसका 1/20 करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा और 8 आ जाएगा, 8 रुपये ब्याज आ जाएगा। दूसरे साल का हम निकालेंगे तो 8 रुपये तो मिलेगा ही, प्लस इस पे 8 रुपये पे इसका भी 20% निकालेंगे। तो 8/20 करेंगे तो इसको जब काटेंगे, इसको जब हल करेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20। और जब इसको आप पूरा सॉल्व करेंगे, ठीक है, और इसको सॉल्व करने के बाद इसको आप पूरा ये वाला जो है इसको 420 रुपये के बराबर कर दीजिएगा। इसको जब 420 रुपये के बराबर कर देंगे तो हमारा गुणनफल जो मिल जाएगा, ठीक है, और उस गुणनफल को यहाँ 160 में जब गुणा कर देंगे तो 8000 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने इस प्रश्न को सॉल्व किया। अब जो चौथा प्रश्न है, वित्त वर्ष 2019-20 के लिए केंद्र सरकार ने राजकोषीय घाटे को कितने प्रतिशत तक सीमित करने का लक्ष्य रखा है। तो इसका जो आंसर है वो 3.3% रखने का लक्ष्य रखा गया है। तो 3.3 यहाँ जो है वो आंसर हो जाएगा। ये जो 3.3 है ये आंसर हो जाएगा हमारा। पांचवा जो हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के धारणीय विकास लक्ष्य सूचकांक 2019-20 के शीर्ष 5 राज्यों की सूची में नहीं है। तो यहाँ आंसर इसका गुजरात हो जाएगा। गुजरात जो है वह शीर्ष राज्यों की सूची में नहीं है, गुजरात का स्थान 9वां है।
ठीक है। गुजरात का स्थान 9वां है। बाकी जो ये राज्य आपको दिख रहे हैं ये टॉप 5 में आते हैं। पहला स्थान केरल का है, दूसरा स्थान हिमाचल प्रदेश का है, तीसरा स्थान आंध्र प्रदेश का है, चौथा तमिलनाडु का है और पांचवा तेलंगाना का है। गुजरात का स्थान 9वां है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अब जो छठवां प्रश्न है, नीचे दिए गए क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों का विचार कीजिए और इन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे केयर जो है ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ हैं, ये तीनों ही क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ हैं, लेकिन जो केयर की स्थापना हुई थी वह अप्रैल 1993 में हुई थी। ठीक है, अप्रैल 1993 में हुई थी केयर की स्थापना। जो ICRA है इसकी स्थापना 1991 में हुई थी और क्रिजिल की जो स्थापना है यह 1887 में ही हो गई थी। तो इस प्रकार से 1887 में क्रिजिल की स्थापना हुई थी, 1891 में ICAR की स्थापना हुई थी और केयर की स्थापना 93 में हुई थी। तो इस प्रकार से हम काल क्रमानुसार अगर लगाते हैं तो 3, 2, 1 हमारा आंसर हो जाएगा। सातवां जो हमारा प्रश्न है, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का हाल में ही किए गए एकीकरण का लाभ लक्षित है। तो इस प्रश्न का आंसर सी हो जाएगा 1, 2, 4। यहाँ जो तीसरा ऑप्शन है व्यापारिक भौगोलिक क्षेत्र का विस्तार, ये नहीं होगा। भौगोलिक क्षेत्र का विस्तार कैसे हो पा जाएगा? भौगोलिक क्षेत्र का विस्तार तो तब होता है जब नई बैंकें खुलती हैं तब होता है। बैंक वही हैं, सिर्फ उनका पुनर्पूंजीकरण हुआ है, उनका अमलगमेशन हुआ है। तो यहाँ पे तीसरा आंसर गलत हो जाएगा, सिर्फ 1, 2, 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अपने 8वें प्रश्न को देखते हैं। सत सहस्री संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है? तो यहाँ पे महाभारत जो है इसका नाम सत सहस्री संहिता है, क्योंकि इसमें 1 लाख से ज़्यादा श्लोक हैं, तो इसीलिए इसका नाम सत सहस्री संहिता नाम पड़ा। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। कार्दमक क्षत्रपों से निम्नलिखित में से किस धातु के अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किया? तो जो ये कार्दमक थे ये वेस्टर्न क्षत्रप थे, ये शक थे। शकों के बारे में आपने पढ़ा होगा, ये वही शक थे, ये वेस्टर्न क्षत्रप थे। इन्होंने पोटीन नामक सिक्कों को चलाया था। ठीक है, पोटीन ये सिल्वर का एलॉय था, सिल्वर से बना हुआ था पोटीन। ठीक है, तो ये शकों ने चलाया था, इसका आंसर सी हो जाएगा। अब इसको मिलाना है न्याय दर्शन और जो न्याय दर्शन है वह वास्तविक ज्ञान का अभिग्रहण है। इसके अलावा जो मीमांसा है वह तार्किक चिंतन है, जो सांख्य दर्शन है वह आत्मज्ञान है और जो वेदांत दर्शन है वह वैदिक अनुष्ठान करना है। तो इस प्रकार से इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद हमारा 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन 2 शासकों के मध्य 17 मई 1540 में कन्नौज के पास युद्ध हुआ था? तो शेर शाह और हुमायूं के बीच युद्ध हुआ था। शेर शाह हुमायूं के बीच इसके पहले चौसा में युद्ध हुआ था, जो कि बिहार में पड़ता है। वहाँ से हारने के बाद वहाँ हुमायूं की हार हुई थी। उसके बाद कन्नौज का युद्ध हुआ था, यहाँ पे भी हुमायूं की हार हो गई थी। तो शेर शाह इसी के बाद आगरा के सिंहासन पर विराजमान होता है और सत्ता संभालता है। तो इसका आंसर शेर शाह हुमायूं हो जाएगा। अब ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्रमुख कारण से महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था? तो चौरी चौरा में हिंसा हुई थी, जिसमें एक भीड़ ने कुछ पुलिस वालों को मार दिया था, जिसके कारण आहत होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। और यह असहयोग आंदोलन ही है जिसमें गांधी जी ने कहा था दिसंबर में
दिसंबर 1920 में जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, कहा था कि 1 साल के अंदर अंदर आज़ादी मिल जाएगी, और इसी आंदोलन के लिए एक तिलक स्वराज फंड भी बनाया गया था, जिसमें कि 1 करोड़ रुपए जमा हुए थे। गदर पार्टी से निम्नलिखित कौन संबंधित नहीं थे? तो यहाँ पे खुदीराम बोस हो जाएगा। खुदीराम बोस को 1908 में फांसी हो गई थी, जबकि गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी। तो खुदीराम बोस इसका आंसर हो जाएगा। अब 14वां प्रश्न जो है उसको हम देख लेते हैं। नील विद्रोह 1859-60 में हुआ था, पश्चिम बंगाल में, बिल्कुल सही है। इसको ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने काफ़ी कवर भी किया था, और नील दर्पण नाम का एक पत्र भी निकला था। जयंतिया विद्रोह, या तो गारो खासी जयंतिया पहाड़ियों का नाम सुना होगा, 1860 में हुआ था, बिल्कुल सही है। कूकी विद्रोह, यह भी बिल्कुल सही है। जो कूका विद्रोह था यह 1871 में शुरू हुआ था। पंजाब का यह विद्रोह था, जहाँ पे अंग्रेज़ों के द्वारा जो गायों को बहुत ज़्यादा मारा जाता था, उनका मांस खाया जाता था, उसके विरोध में यह आंदोलन शुरू हुआ था। राम सिंह कूका और बालक सिंह इस विद्रोह के प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे। तो 1871 में शुरू हुआ था, इसका आंसर डी हो जाएगा। अब 15वां प्रश्न है कि निम्नलिखित नेताओं में से किसने कहा था कि मैं तो एक भारतीय नगाड़ा हूँ, जिसका कार्य सोते हुए को जगाना है ताकि वे अपनी मातृभूमि के लिए जागें और कार्यरत हो सकें। तो यह कथन एनी बेसेंट का है। एनी बेसेंट ने यह कथन कहा था। जिसने इस एनी बेसेंट लगाया है उसका आंसर सही है। अब प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व दलहनी फसलों में गांठ गठन के लिए आवश्यक है? तो नाइट्रोजन जो है वह आवश्यक है दलहनी फसलों के लिए। नाइट्रोजन का भूमि में फिक्सेशन करती हैं दलहनी फसलें, इसीलिए जो फसल चक्र होता है उसमें गेहूं और धान के बाद दलहनी फसलों को लगाने के लिए कहा जाता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वह 17वां है। 1 किलो नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए कितनी यूरिया की मात्रा की आवश्यकता होगी? तो बता दें आपको, 50 किलो यूरिया के लिए 50 किलो अगर हम यूरिया ले लें तो उससे 23 किलो नाइट्रोजन निकलता है। तो इस प्रकार से अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमारा आंसर 2.17 आ जाता है, जो कि 2.12 किलोग्राम के करीब है। तो इसका आंसर 2.2 किलोग्राम हो जाएगा। अब ये प्रश्न है 18वां। चूने का प्रयोग कर ऊसर मिट्टी के बारे में पूछा है। ऊसर मिट्टी को चूने का प्रयोग कर इसे ठीक किया जा सकता है। इस मिट्टी को पीएच मान 7 से अधिक होता है। इस मिट्टी में धान की फसल उगाई जा सकती है। तो ऊसर मिट्टी कब कैसे बनती है ये मैं पहले आपको बता दूं। ऊसर मिट्टी जो होती है इसमें NaCl की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और ये बहुत ज़्यादा एल्कलाइन होती है। इसका जो pH मान होता है वह 10 होता है, 10 के करीब हो जाता है। और इसमें सोडियम आयन की NaCl की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसके कारण इसमें सुधार करने के लिए जिप्सम मिलाया जाता है। जिप्सम के अलावा इसमें आप जो बायो फर्टिलाइज़र होते हैं उसको भी मिलाया जा सकता है। तो इसका आंसर 1 और 2 हो जाएगा। धान की फसल इसमें हो सकती है, थोड़ी बहुत हो सकती है, लेकिन नहीं भी हो सकती है, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसका आंसर 1 और 2 है। अगर 3 भी दिया होता तो 1 2 3 हम मार सकते थे, क्योंकि ऊसर मिट्टी में धान की फसल उगाई जा सकती है। अब 19वां प्रश्न, फॉर्चून इंडिया के 50 कंपनियों की सूची के अनुसार 2019 में सबसे बड़ी कंपनी थी। तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड 2019 की सबसे बड़ी कंपनी थी फॉर्चून इंडिया के अनुसार। उत्तर प्रदेश में पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र रिहंद बांध पर बनाया गया है। इसका आंसर डी हो जाएगा। अब 21वां प्रश्न देख लेते हैं। ये मिलान करना है। भारतीय सब्जी जो अनुसंधान है
वह वाराणसी में है, बिल्कुल सही है। वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम उद्यान नोएडा में है। और भारतीय सब्जी अनुसंधान वाराणसी में है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय मथुरा में है। और क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान गाजीपुर में है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला संतरे का सर्वाधिक उत्पादक है? तो उत्तर प्रदेश में सहारनपुर जो है वो संतरे का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, संतरे का उत्पादक सबसे बड़ा सहारनपुर है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से किसमें भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान है? तो कानपुर में भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान है। उत्तर प्रदेश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह देश में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन राज्य है, बिल्कुल सही है। इसमें देश का अधिकतम आलू की खेती की जाती है, यह भी बिल्कुल सही है। यह देश का प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य है, यह भी बिल्कुल सही है। धान के उत्पादन में देश का तीसरा स्थान है, यह गलत है। इस हिसाब से इसका आंसर 1, 2 और 3 हो जाएगा। धान के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है, न कि तीसरा स्थान है। तो इस प्रकार से बी आंसर हो जाएगा इसका। ये मैं सेट ए करा रहा हूँ। जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपने प्रश्न को सेट ए के अनुसार मिला लें। भारतीय शास्त्रीय संगीत बाइबल ग्रंथ संबंधित है, नाट्यशास्त्र से संबंधित है। अब 26वां प्रश्न हम देख लेते हैं। अस्पृश्यता संरचनात्मक हिंसा का सबसे खराब रूप है। अस्पृश्यता के चलन का आधार धार्मिक स्वीकृति है। यह प्रश्न का आंसर बी हो जाएगा। दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। जो अस्पृश्यता था यह शुरू में जब आप देखेंगे तो अंतर्जातीय विवाह जब शुरू हुए थे तब अस्पृश्यता का चलन शुरू हुआ था। तो इसी आधार पर शुरू हुआ था, जबकि धार्मिक स्वीकृति नहीं है, ये गलत है। इनका जो आधार था अस्पृश्यता का, ये कुछ ऐसे काम करते थे जैसे जानवरों की खाल निकालना या इस प्रकार के काम करते थे। इस प्रकार से इनको अस्पृश्य माना गया था। और इनका जो शुरुआत हुआ था अंतर्जातीय विवाह के कारण। शुरू में चांडाल नामक एक जाति की उत्पत्ति हुई थी, जिसके बाद अस्पृश्यता का शुरुआत शुरू हुआ था। तो दोनों सही हैं, पर आर सही व्याख्या नहीं है। अब यह प्रश्न है, कोलकाता के 4 नवीनीकृत विरासतों, कोलकाता के 4 ऐसे भवन हैं जिनको विरासतों में शामिल किया गया, लेकिन इनमें से एक ऐसा भवन है जिसको शामिल नहीं किया गया। तो राइटर्स जो बिल्डिंग है, जो राइटर्स बिल्डिंग है, इसको विरासत भवन में शामिल नहीं किया गया। बाकी जितने भी 3 बिल्डिंग हैं इनको विरासत में शामिल किया गया है। 28वां प्रश्न है, ग्रामीण जनसंख्या खुले में शौच करना अपने स्वास्थ्य के लिए खतरा नहीं मानती है, बिल्कुल सही बात है। पवित्रता एवं अपवित्रता से जुड़े सामाजिक सांस्कृतिक मानदंडों ने लोगों को घर में शौचालय निर्माण करने से रोका है। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। 29वां प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जनवरी 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में खसरे से सबसे अधिक प्रकोप से प्रभावित था? तो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य सबसे ज्यादा प्रभावित था। 30वां प्रश्न है, अफ्रीका महाद्वीप के निम्नलिखित में से किस देश में भारत में अपना प्रथम महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर जनवरी 2020 में खोला है? तो नाइजर देश में भारत ने अपना पहला महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर खोला है। जनवरी 2020 में
मिशेल ओबामा को निम्नलिखित में से किस एल्बम हेतु ग्रैमी पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया? तो बिकमिंग के लिए सम्मानित किया गया। 31वें का आंसर ए हो जाएगा। 32वां जो प्रश्न है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सुलेमित नहीं है? तो यहाँ पे भारत हो जाएगा। भारत का स्थान 72वां नहीं है, कुछ और है, शायद 68 है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 3 जनवरी 2020 को दिल्ली में 100 ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड जीतने वाली 13 वर्षीय लड़की सुचेता सतीश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह दुबई में रहती हैं, बिल्कुल ठीक बात है। वह 120 भाषाओं में गाना गा सकती हैं, यह भी बिल्कुल ठीक है। तो 1 और 2 दोनों ही इसका आंसर हो जाएगा। 34वां प्रश्न शुरू करते हैं। ये मैं बता दूं, ये मैं सेट ए करा रहा हूं। सन 2020 में कॉप 26 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ग्लासगो में किया जाना प्रस्तावित है कि अब जो 2021 में होगा। मैड्रिड वाला जो है वह 2025 में, मैड्रिड वाला जो था वो कॉप 25 का आयोजन हुआ था 2019 में। बांस एक जादुई घास है, इस विषय पर 2 दिवसीय कार्यशाला सह प्रदर्शनी 11-12 जनवरी 2020 को भारत के निम्नलिखित में से किस नगर में आयोजित की गई थी? ये आपको बताना है। तो जम्मू में आयोजित की गई थी। तो जम्मू में इसका आंसर हो जाएगा, जम्मू में आयोजित की गई थी। अजरबैजान की राजधानी बाकू है, निम्नलिखित में से किस एक सागर के किनारे स्थित है? तो यहाँ पे इसका आंसर कैस्पियन सागर हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे घास के मैदान और महाद्वीपों को मिलाना है। तो लानोज जो है वो दक्षिण अमेरिका हो जाएगा, स्टेपीज जो है वह यूरोप हो जाएगा, प्रेयरी जो है वो उत्तरी अमेरिका हो जाएगा, और जो वेल्ड है वो अफ्रीका हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर ए हो जाएगा। अब यहाँ जनजातीय और क्षेत्रों को मिलाना है। जो खिरगिज हैं, आपने किर्गिस्तान नाम सुना होगा, वहाँ के जनजाति हैं ये खिरगिज, जो कि मध्य एशिया के हैं। बुशमैन कालाहारी में पाए जाते हैं, और जो बद्दू हैं ये अरब में पाए जाते हैं। अरब राज्य मतलब कि सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब अमीरात्स, यमन, ये जो देश हैं यहाँ पे बद्दू पाए जाते हैं, और एनू जापान में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से इसका आंसर सी हो जाएगा। भारत में लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? तो जो नवेली है वो सबसे बड़ा लिग्नाइट कोयले का क्षेत्र है। भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी दामोदर नदी की सहायक नहीं है? तो इंद्रावती जो है वो दामोदर की सहायक नदी है। इंद्रावती जो है वो गोदावरी की सहायक नदी है, दामोदर की सहायक नदी नहीं है। बाकी बराकर, जमुनिया और बारकी ये तीनों ही दामोदर की सहायक नदियां हैं। अब यह आपको बताना है कौन सा सुलेमित नहीं है। तो जो जवाई प्रोजेक्ट है यह राजस्थान का प्रोजेक्ट है। जवाई प्रोजेक्ट राजस्थान का प्रोजेक्ट है, ये तमिलनाडु का प्रोजेक्ट नहीं है। नाम से भी लग रहा है, जवाई, सवाई माधो सिंह, इस प्रकार के जो नाम हैं ये राजस्थान के ही नाम आते हैं। तो जवाई इसका नाम हो जाएगा, यह राजस्थान का है। अब प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो भारत में आंध्र प्रदेश में बॉक्साइट सबसे ज़्यादा भंडार है, यह सही है। 43वें प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत का लौह अयस्क भंडार निम्नलिखित में से किस शैल समूह से संबंधित है? तो धारवाड़ से संबंधित है। जो कुड़प्पा है लौह अयस्क इसमें भी पाया जाता है, लेकिन उतना नहीं पाया जाता है जितना कि धारवाड़ में पाया जाता है। विंध्यन क्रम की जो चट्टानें हैं
इसमें आपको बलुआ पत्थर मिलता है और गोंडवाना क्रम की चट्टानों में आपको कोयला मिलता है। सेल्वा वनों की विशेषताएं हैं। सेल्वा वन ट्रॉपिकल बिल्कुल इक्वेटर पे आप पाते हैं। जो एल सल्वाडोर है उसी के नाम पे इसका नाम पड़ा था। आप मैक्सिको देश के दक्षिण में देखेंगे तो वहाँ पे एक देश है एल सल्वाडोर, तो वहीं से संबंधित है। तो चौड़ी पत्तेदार सदाबहार यह इसका आंसर हो जाएगा। सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र भारत के निम्नलिखित में से किस नगर में अवस्थित है? तो प्रयागराज में यह अवस्थित है। जो लोग प्रयागराज में रहते हैं वह जानते होंगे। यह प्रश्न बहुत आसान है। 46वां पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 में पारित हुआ था। जनघनत्व तो इसमें मिलाना है तो बिहार का जनघनत्व सबसे ज़्यादा है, उसके बाद पश्चिम बंगाल का है, उसके बाद केरल का है, फिर उत्तर प्रदेश का है। इसका आंसर डी हो जाएगा। माइकोराइजा क्या होता है? नीले हरित शैवाल और कवक के मध्य जो सहजीवी संबंध होता है उसी को माइकोराइजा बोला जाता है। नीले हरित शैवाल और कवक के बीच में, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। विटामिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहां जो डी ऑप्शन है वह सही नहीं है। विटामिन ए, डी, ई और के यह वसा में घुलनशील हैं, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 50वां प्रश्न हम देखते हैं। अम्ल वर्षा जो होती है वो सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है, ठीक है। और जो प्रकाश रासायनिक धुंध है वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के कारण होती है। हीमोग्लोबिन का जो संयोजन है कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण है, और ओजोन परत का क्षरण है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। फ़ारेनहाइट पैमाने का तापमान 200 फ़ारेनहाइट है। इसका मान डिग्री सेल्सियस में कितना होगा? तो 93.3 हो जाएगा। इसको लगाने का एक फार्मूला है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि इसका जो फार्मूला है C इंटू 1.8 प्लस 32 इक्वल टू F, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पे आप रखेंगे तो 93.3 आ जाएगा। और दूसरा एक केल्विन वाला होता है वो C प्लस 273.15 बराबर K। ये जो फार्मूला है ये केल्विन और सेल्सियस के बीच का है। बाकी ये जो C इंटू 1.8 प्लस 32 बराबर फ़ारेनहाइट ये उसका है। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। यह प्रश्न बहुत आसान है। 92वां, यहाँ पे उपाधियों का जो निषेध है वो 18 के जरिए किया गया है। धार्मिक मामलों का जो प्रबंधन है वो 26 के जरिए है। अल्पसंख्यकों का संरक्षण 29 के जरिए है और शिक्षा का अधिकार 21A के जरिए है। तो डी आंसर हो जाएगा इसका। 53वें का आंसर देख लेते हैं। संविधान 74वें संविधान के द्वारा एक नई अनुसूची जोड़ी गई थी, बिल्कुल सही है। 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, सॉरी 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। यह कार्यपालिका की कार्यप्रणाली की पुनर्संरचना करता है, बिल्कुल सही है। यह कार्यपालिका में महिलाओं के लिए आरक्षण का उपबंध करता है, यह भी बिल्कुल सही है। यह केवल कुछ निर्दिष्ट राज्यों में ही प्रयोज्य है, यह बिल्कुल गलत है। ठीक है, राज्यों की मर्जी पे डिपेंड करता है वो इसका गठन करें चाहे ना करें। जो यह पंचायती राज का क्षेत्र है, पंचायती राज का जो विषय है ये राज्य का विषय है। ठीक, तो 1, 2, 3 इसका आंसर हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित में से किसे शिशुओं और अवयस्कों के साथ साथ
आर्थिक और सामाजिक योजनाओं के लिए विधि निर्माण की शक्तियां प्राप्त हैं? तो केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के लिए आंसर सही हो जाएगा। यह प्रश्न अधिक महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति आदर जो है वह अनुच्छेद 51C में ऐसा दिया है। प्राणियों के लिए दया भाव रखना, या अनुच्छेद 51 के भाग 6 में रखा गया है। राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना अनुच्छेद 50 में दिया है। तो इस प्रकार से इसका आंसर बी हो जाएगा। जो 56वां प्रश्न है इसका आंसर सी हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से लगाया गया है। 3 की पावर 1 + 1 4 हो जाएगा। 3 की पावर 2 + 1 10 हो जाएगा। 3 की पावर 3 + 1 28 हो जाएगा। 3 की पावर 4 + 1 82 हो जाएगा। 3 की पावर 5 जो है 243 + 1 हो जाएगा। इस प्रकार से दिया है। ये ए बी का भाई है, इसको लगाएंगे आप, बहु आंसर आ जाएगा इसका। किसी निश्चित कोड में दिसंबर को इस प्रकार से लिखेंगे तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे? तो यहाँ पे आप देखेंगे DE को यहाँ लास्ट में ले गया है, फिर CE को यहाँ ऐसे ही लिख दिया है, फिर BER B को यहाँ लिखा है, फिर M को इस प्रकार से लिखा है और ER को इस प्रकार से लिखा है। तो जो ये लिखा है नवंबर को लिखा है। ठीक है, चलते हैं अपने 59वें प्रश्न की ओर। सभी समाज सुधारक मानवतावादी हैं, सत्य है तो निम्नलिखित तर्क वाक्यों में कौन सा एक सत्य है? कुछ मानवतावादी समाज सुधारक हैं, यह इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 60वां प्रश्न है, यह कुछ इस प्रकार से लगाया गया है कि 1 और 1 को 2 जोड़ देंगे 2 आ जाएगा, 2 और 1 को जोड़ देंगे 3 आ जाएगा, 3 और 2 को जोड़ देंगे 5 आ जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे 13 आंसर आ जाएगा इसका। रायसीना डायलॉग जो कि 14 से लेकर 16 फरवरी 2020 को संपन्न हुआ का मुख्य विषय निम्नलिखित में से क्या था? तो नेविगेटिंग द अल्फा सेंचुरी इसका थीम था। विश्व रैपिड शतरंज प्रतियोगिता जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो कनेरू हम्पी इनका नाम था। ये प्रथम महिला भारतीय थी। नीति आयोग द्वारा हाल में जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2019 के अनुसार कौन सा राज्य प्रथम स्थान है? तो केरल का स्थान प्रथम है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश का स्थान है, उसके बाद आंध्र प्रदेश का स्थान है, उसके बाद तमिलनाडु का स्थान है, उसके बाद तेलंगाना का स्थान है। बिहार का जो स्थान है वो खराब में सबसे पहला है। निम्नलिखित में से किस देश में जनवरी 2020 में भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन वनीला का प्रारंभ किया था? तो मेडागास्कर जो देश है इसके लिए भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन वनीला शुरू किया था। 65वां प्रश्न, निम्नलिखित देशों में से किस देश ने दिसंबर 19 में G20 देशों की अध्यक्षता जापान से प्राप्त की? तो सऊदी अरेबिया का जो देश है इसने G20 की अध्यक्षता जो है जापान से प्राप्त की थी। अब इसको मिलाना है। जो चमेरा है, चमेरा नाम की जगह ये चंबा के पास है जो कि हिमाचल प्रदेश में है। ग्वाल पहाड़ी या गुड़गांव में है। कुदनकुलम आणविक है। तो इस प्रकार से इसको मिलाएंगे। चमेरा जो है वह जली विद्युत है। 3 आंसर है इसका। ग्वाल पहाड़ियाँ जो है सौर ऊर्जा है। कुदनकुलम आणविक है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 67 जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 67 भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण के अनुसार भारत में सभी कोटि के कोयले का कुल भंडार 293.5 करोड़ टन है।
देश में के कोयले के कुल प्रमाणित भंडार का आधे से अधिक 2 राज्यों झारखंड और उड़ीसा में पाया जाता है। तो जो पहला जो कथन है ये असत्य है, क्योंकि भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण के अनुसार भारत में जो टोटल कोल रिजर्व है वह 319.02 बिलियन टन है। और जो दूसरा ऑप्शन है वह बिल्कुल सही है, जितना टोटल कोयला पाया जाता है उसका आधे से अधिक झारखंड और उड़ीसा में पाया जाता है। तो यहाँ पे ए गलत है परंतु आर सही है, इसका आंसर डी हो जाएगा। अब यहाँ पे जनजातियाँ और उनकी अवस्थितियों को मिलाना है, तो जारवा जो है वो अंडमान निकोबार में है, कुकी मणिपुर बिल्कुल सही है, थारू उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं और गोंड मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। 69वां प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल नगरीय जनसंख्या का 60% से अधिक प्रथम श्रेणी के नगरों में निवास करता है। बिल्कुल गलत लिखा है ये। 2011 में देश में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 53 नगर संकुल थे। बिल्कुल सही है, तो केवल 2 इसका आंसर हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान पर है? तो महाराष्ट्र इसका आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके प्रति 1000 बालिकाओं की संख्या पर बालकों की संख्या सर्वाधिक है? तो हरियाणा इसका आंसर हो जाएगा। जो नौकरेक है वो मेघालय में है, और नौकरेक एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। मानस असम में है, सिमलीपाला उड़ीसा में है और अगस्तमलाई केरल में है। शरीर की सतह से स्वेदन पसीना बहना जल की हानि पर निर्भर करता है, यह वातावरण के ताप और वातावरण की नमी दोनों पर निर्भर करता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों में सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? तो जो मैग्नीशियम है यह सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है, क्योंकि मैग्नीशियम का ही उपयोग पौधा पर्णहरित बनाने में प्रयोग करता है, क्लोरोफिल बनाने में। हीमोग्लोबिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो यह अम्लीय होता है, यह सही नहीं है। यह क्षारीय होता है, यह सही है। रक्त में ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन जिसको कि HbA1c का मापन निम्नलिखित में से किसके प्रबंधन के लिए लाभदायक होता है? तो मधुमेह के लिए, जो लोग डायबिटीज होते हैं उनके लिए यह टेस्ट कराया जाता है। 77वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस कर्तव्य को मौलिक कर्तव्यों के रूप में निर्धारित किया गया है? देश की रक्षा करना, आयकर अदा करना, ठीक है, हमारी सामाजिक सांस्कृतिक गौरवशाली परंपरा का परीक्षण और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। तो यहाँ पे आयकर अदा करना यह शामिल नहीं किया गया है, बाकी 1 और 3 और 4 इसका आंसर डी हो जाएगा। 78वां प्रश्न है, भारत में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यह गलत है, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो ए गलत हो जाएगा और आर सही हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। पंचायती राज पर गठित निम्नलिखित समितियों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। राव समिति, एल.एम. संघवी समिति, बी.आर. मेहता समिति, अशोक समिति। तो सबसे पहले बी.आर. मेहता समिति आई थी, फिर अशोक मेहता समिति आई थी, फिर राव समिति आई थी, जी.आर. राव, फिर एल.एम. संघवी समिति आई थी 85 में। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का विवरण प्रस्तुत करता है?
तो भाग जो 12 है वह प्रस्तुत करता है वित्तीय संबंधों का विवरण। जो भाग 10 है वह अनुसूचित क्षेत्रों के बारे में बताता है। जो भाग 11 है वह विधायी संबंधों के बारे में बताता है। और जो भाग 13 है वह व्यापार के बारे में बताता है, व्यापार और वाणिज्य के बारे में बताता है। ठीक है, 82वां क्वेश्चन हम करेंगे, इसका आंसर सी हो जाएगा, मैथ का है, बहुत आसान है, आप लगा लेंगे। 83वां क्वेश्चन का आंसर बुधवार हो जाएगा, ए आंसर आएगा। 43वें क्वेश्चन का आंसर जब आप लगाएंगे तो इसका आंसर ए बुधवार आएगा। ठीक है, 84वां का मैं लगा रहा था, हुआ नहीं। अगर आप में से कोई लगा लिया है तो प्लीज कमेंट में करके बताएं इसको। 85वें का 35 आंसर आएगा, बिल्कुल सही है। 86वें का आंसर दो आंसर आएगा 86वें का, इसको आप लगाएंगे। ठीक है, तो इसको x2 को इधर ले जाके दोनों तरफ क्यूब करेंगे तो इसको आप लगाएंगे तो इसका आंसर 2 आएगा। एक वृत्त की दो जीवाएं, यह जो प्रश्न है इसका आंसर 50 आएगा। $89 हम देखते हैं, देश के बड़े राज्यों के समूहों में भारत के किस राज्य ने वर्ष 2019 में सुशासन सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो तमिलनाडु जो है यह इसका सही आंसर आ जाएगा, बड़े राज्यों में। अप्रत्यक्ष करों को प्रतिगामी कर व्यवस्था क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सभी आय समूहों पर समान दरों पर लगाए जाते हैं, इस वजह से इनको रेग्रेसिव टैक्स बोला जाता है। तो बी आंसर इसका हो जाएगा। भारत को 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाना है 2024 तक। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 15वें वित्त आयोग के संदर्भ में सही नहीं है। यह वाला जो प्रश्न है इसमें सभी चीजें सही दी हुई हैं, इसमें कोई भी चीजें गलत नहीं दी हुई हैं, यह प्रश्न हटेगा। अब 93वां प्रश्न है, इसको क्रम से लगाना है। तो इनका क्रम मैं बता दूं, ये जो कांची के पल्लवों के बारे में दिया है, ये जो पल्लव थे इन्होंने अपनी जो सत्ता है वो 575 ईस्वी में शुरू की थी। और जो सबसे पहले इनके जो शासक थे उनका नाम था विष्णु सिंह। तो विष्णु सिंह ने 575 ईस्वी में अपना शासन स्थापित किया था। उसके बाद महेंद्र वर्मन आए थे 600 में। उसके बाद नरसिंह वर्मन आए थे। नरसिंह वर्मन के बाद फिर महेंद्र वर्मन द्वितीय आए थे। महेंद्र वर्मन द्वितीय के बाद परमेश्वर वर्मन प्रथम आए थे। उसके बाद नरसिंह वर्मन द्वितीय आए थे, फिर परमेश्वर वर्मन द्वितीय आए थे, फिर नंदी वर्मन आए थे। तो इस प्रकार से ए आंसर हो जाएगा इसका। अब यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और बताना है किस शासक की कौन सी रानी थी। तो चंद्रगुप्त प्रथम की जो रानी थी वह कुमार देवी थी। समुद्रगुप्त की रानी दत्ता देवी थी। चंद्रगुप्त द्वितीय की रानी कुबेर नागा थी और कुमार गुप्त प्रथम की रानी अनंत देवी थी। यहाँ पे इस प्रश्न का जो उत्तर दिया है, उत्तर होगा वह तहजीब उल अखलाक जो है वह सैयद अहमद ने निकाला था, सर सैयद अहमद जी ने निकाला था। बाकी अन्य जो हैं वह सही सुमेलित हैं। सुमेलित जो दूसरे हैं वह सही सुमेलित हैं। अल हिलाल मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बिल्कुल सही है। न्यू इंडिया एनी बेसेंट बिल्कुल सही है। संवाद कॉमेडी राजा राम मोहन राय बिल्कुल सही है। ताजुल मासिर जो है हसन निजामी की है, बिल्कुल सही है। इसमें इन्होंने मोहम्मद गजनी गौरी इन सब के बारे में सब लिखा है। मुबारक शाही जो है ये याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने लिखी है। ये सैयद वंश के जो शासक थे मुबारक शाह, उनके बारे में लिखा है। फतवा ए जहांगीरी जियाउद्दीन बरनी की है। तो इस प्रकार से इस आंसर ए हो जाएगा।
जो एंड्रयू फ्रेचर थे वो पुलिस आयोग से संबंधित थे। एंटनी मैकडोनल्ड जो थे वह अकाल आयोग से संबंधित थे। कोलिन स्कॉट मैनक्रीफ ये एक इंजीनियर थे जो सिंचाई विभाग से संबंधित थे। तो इसको आप मिलाएंगे तो ए का 3 हो जाएगा, मैकडोनल्ड अकाल आयोग हो जाएगा 1 हो जाएगा, मैनक्रीफ 2 हो जाएगा और रॉबर्ट थॉमसन रेलवे आयोग हो जाएगा। अब 98वां जो क्वेश्चन है कथन और कारण के रूप में है। आर्य समाज आंदोलन ने हिंदुओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता प्रदान किया। आर्य समाज आंदोलन ने श्वेत जाति की श्रेष्ठता में विश्वास की जड़ों को कमजोर किया। इसका आंसर ए हो जाएगा, दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। लाला लाजपत राय के बारे में पूछा है। प्रारंभ में असहयोग नीति के पक्ष में नहीं थे परंतु बाद में गांधी जी के पक्ष में हो गए। यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि असहयोग आंदोलन का जब शुरू होने वाला था तो जो सितंबर माह की मीटिंग हुई थी उसमें लाला लाजपत राय को ही अध्यक्ष बनाया गया था। तो पहला तो बिल्कुल गलत है। दूसरा जो है स्वराज पार्टी के गठन में लाला लाजपत राय भी शामिल नहीं हुए, तो यह भी गलत है। तो न तो 1 न तो 2, इसका आंसर डी हो जाएगा। विलय का जो सिद्धांत था वह इनका काल क्रमानुसार बताना है। तो सबसे पहले सतारा को 1848 में मिलाया गया, फिर उसके बाद जैतपुर को मिलाया गया 49 में, जैतपुर के बाद संभलपुर को मिलाया गया 49 में, फिर बघाट को मिलाया गया, फिर उदयपुर को, फिर झांसी को मिलाया गया। इस प्रकार से सी आंसर हो जाएगा इसका। एफआरपी के बारे में पूछा है, इसका आंसर ए हो जाएगा। सूरजमुखी का तेल एक अच्छी गुणवत्ता का खाद्य तेल है। इसमें असंतृप्त वसा अम्लों की अच्छी मात्रा पाई जाती है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, दोनों ही सही हैं। 103वां जो प्रश्न है रेपो रेट के बारे में पूछा है। इसका आंसर सी हो जाएगा, 1.13 एंड 4.9। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के बारे में पूछा है। यह वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य परिवर्तन की गणना करता है। ठीक है, रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति बनाते समय इसका प्रयोग मुद्रास्फीति की माप हेतु करता है, बिल्कुल सही है। इसकी गणना आर्थिक सलाहकार का कार्यालय औद्योगिक नीति एवं प्रोन्नति विभाग द्वारा किया जाता है, यह बिल्कुल गलत है। इसका आंसर 1 और 3 हो जाएगा। सॉफ्टवेयर और बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र उत्तर प्रदेश में नोएडा है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें अन्न प्रथा उस क्षेत्र के कृषि और वानिकी के विकास के लिए अभिशाप है? तो उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है उसके लिए है। यहाँ पे भी बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे जो प्रतापगढ़ है वो आंवले के लिए प्रसिद्ध है। बाकी चित्रकूट में लकड़ी का खिलौना बनाया जाता है। बुलंदशहर जो है वो चीनी मिट्टी के लिए, जितने भी आप अपने घरों में कप देखते हैं, जितने भी कप हैं वो बुलंदशहर से आते हैं। कन्नौज में इत्र बनाया जाता है। अगरिया, बैगा और भुइया जो हैं वो सोनभद्र में पाए जाते हैं, वहीं निवास करते हैं। 109वां प्रश्न आपको बताना है इसमें फास्फेटिक जैव उर्वरक। तो जो फास्फेटिक जैव उर्वरक होता है वो माइकोराजा मदद करता है फास्फेटिक जैव उर्वरक में। 110वां प्रश्न है सूर्यकांत त्रिपाठी को निराला की उपाधि दी गई थी। रघुपति सहाय को फिराक गोरखपुरी की उपनाम दिया गया। वैद्यनाथ मिश्रा को नागार्जुन और धनपत राय श्रीवास्तव को मुंशी प्रेमचंद। धनपत राय श्रीवास्तव, मुंशी प्रेमचंद, इनके बारे में आपने काफी पढ़ा होगा। यहाँ जो ताज बेगम है ठुमरी का ठप्पा, ये गलत है, यह सुमेलित नहीं है।
बाकी सभी सुमेलित हैं। ग्रीस ने, यह प्रश्न जो पूछा है इसका आंसर सी हो जाएगा। ग्रीस ने कैटरीना साकेलारोपोलू को देश के इतिहास में पहली महिला राष्ट्रपति चुना है। कैटरीना पहली राष्ट्रपति हैं जो किसी राजनीतिक दल से संबंधित नहीं हैं। अब आपको बताना है कौन सा कूट सही है। स्वच्छ भारत मिशन संपूर्ण समुदाय के सामूहिक व्यवहार परिवर्तन पर केंद्रित है। अधिकांश लोगों के लिए खुले में शौच करना उनके नियमित प्रातः भ्रमण, फसलों की देखरेख सामाजिकता का हिस्सा है। यह प्रश्न आपको बताना है। दोनों ही सही है, 1 और 2 दोनों ही सही है इसका आंसर। दोनों ही सही है इसका आंसर। ठीक है। अब ग्रीन पीस इंडिया द्वारा जनवरी 2020 में रिपोर्ट जारी की गई थी जिसमें भारत के 287 नगरों में से कौन सा नगर सबसे ज़्यादा प्रदूषित है। तो जो झरिया है वो सबसे ज़्यादा प्रदूषित है। झरिया किस नदी के किनारे है? झरिया दामोदर नदी के किनारे है और यहाँ पे कोयले की खान है और इंडस्ट्रीज़ हैं जिसके कारण सबसे ज़्यादा प्रदूषित है। बिम्स्टेक देशों की जलवायु स्मार्ट खेती प्रणाली विषय पर दिसंबर में संपन्न हुई 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। काठमांडू नेपाल में आयोजित की गई थी। जी नहीं, ये दिल्ली में आयोजित की गई थी। इसका प्रमुख उद्देश्य पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से जलवायु परिवर्तन के साथ अधिक लचीलापन के लिए उष्णकटिबंधीय छोटे जोत धारक कृषि प्रणाली में सुधार करने हेतु तो अनुभवों को साझा करना था। यह बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर केवल 2 हो जाएगा। ये बनाना है नदियां। पेरिस जो है वो सीन नदी के किनारे है, पहले का 4 हो जाएगा। किंशासा जो है वह बी का हो जाएगा। किंशासा 1 हो जाएगा पैराग्वे। बैंकॉक जो हो जाएगा वो चाओ फ्राका हो जाएगा और एशियन का हो जाएगा डी का 3। नहीं, यहाँ पे गड़बड़ मिला है। किंशासा जायरे हो जाएगा, बी का 3 होगा और एशियान का पैराग्वे हो जाएगा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 4 3 2 1। अब जापान के जो द्वीप हैं उनके बारे में बताना है। तो सबसे उत्तर में हिकैडो है, फिर होन्शु है, फिर शिकोकू है, फिर क्यूशु है। ये मरुस्थल के बारे में आपको बताना है। इसका आंसर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही है। उकाई बांध जो है वो तापी नदी पे है, गुजरात में बनाया गया है। ठीक है। जय कवाड़ी जो है वह गोदावरी नदी पे बनाया गया है। खडवासला जो है ये महाराष्ट्र में है। ठीक है। तो मूथा नदी जो है वो महाराष्ट्र में यहाँ पे बनाया गया है। मयूराक्षी नदी पे आम्बी बनाया गया है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। माकुम जो है वो आसाम में है, कोयला क्षेत्र, बिल्कुल सही है। गिरिडीह झारखंड में है, बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से आप इसको मिलाएंगे तो इसका आंसर ए हो जाएगा। तो ये था पूरा 120 प्रश्नों का हल। सभी प्रश्नों को बहुत अच्छे से समझाया गया और जितने भी प्रश्न को बताया गया है बिल्कुल सही है। इसमें कोई भी प्रश्न का उत्तर गलत नहीं बताया गया है। आप सभी का धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए। तो लेट्स क्रैक यूपी एग्ज़ाम में आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। आप ज़रूर अपने एग्ज़ाम में सफलता ज़रूर हासिल करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।